Dear students, we are going to start the second lesson whose name is Last Spring. लास्ट स्प्रिंग उसके नीचे लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऐसी कहानी जिसमें किसी के बचपने को चुरा लिया गया है, किसी का बचपना खो गया है। बचपने की वो सारी चीज़ें जिसमें एक बच्चा पाता है, लेने का हकदार होता है, वो सारी चीज़ों से वो बच्चा महरूम कर दिया गया है। लास्ट मीन होता है खो गई हो, खोई हुई। स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को। यहाँ पे इशारा है कि एक बच्चे की जो ज़िंदगी होती है, बचपना होता है, वो बचपना भी जस्ट लाइक स्प्रिंग होती है। जिस तरह से मौसम बहार में हर चीज़ खूबसूरत दिखती है, अच्छी दिखती है, इसी तरीके से एक इंसान का जो बचपना होता है वो टेंशन फ्री होता है। उसके अंदर बहुत सारे बुनियादी हुकूक होते हैं, हक होते हैं, जैसे एजुकेशन है, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा केयर किया जाना चाहिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारी चीज़ों से वो बच्चा, ठीक है, महरूम कर दिया गया है। इसीलिए कहा गया स्टोलन चाइल्डहुड, वो बच्चा बचपने से महरूम कर दिया गया है। महरूम का मतलब डिप्रीव्ड जिसकी इंग्लिश होती है। डिप्रीव्ड का मतलब किसी को कोई हक न देना, ठीक है। एक बच्चा जो होता है उसको खेलने दिया जाना चाहिए, उसे स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। वो जो चीज़ें मांग रहा है, अगर वो लीगल डिमांड है, ठीक है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी के अंदर ये सारे मराहिल बच्चा नहीं पाता है, बल्कि रोज़ी रोटी की तलाश में अपने कंधे पे बैग लाता है और क्या नाम है, कूड़ा कबाड़ा बिनने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पे उसे स्कूल में होना चाहिए था, जहाँ पे एक टाइम उसे खेलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों से वो, ठीक है, दूर कर दिया जाता है और क्या नाम है, एक जिम्मेदारी का बर्डन उसके ऊपर लाद दिया जाता है। आइए अबाउट द ऑथर। ऑथर एक फ़ीमेल है, मेल नहीं है बल्कि क्या है, फीमेल है। अनीस जंग जिसका नाम है। 1964 वाज बॉर्न। अनीस जंग जो है 1964 में पैदा हुई थी। कहाँ पे? राउरकेला में। राउरकेला में ये पैदा हुई थी एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपना एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब जो यंग एज होती है, ठीक है, अपना चाइल्डहुड और बचपना या नौजवानी की जो उम्र थी कहाँ पे गुजारती हैं? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन। उन्होंने अपनी तालीम प्राप्त की, तालीम हासिल की, अपनी शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पे? हैदराबाद में। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैदराबाद के साथ साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका के अंदर। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो माता पिता थे वो भी क्या थे? राइटर्स थे, ठीक है। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपने कैरियर की शुरुआत इंडिया के अंदर से की, ठीक है। भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके अनीस जंग ने अपने कैरियर की शुरुआत की। शी हैज़ बीन एन एडिटर। वो क्या थी? एडिटर थी। एंड कॉम्युनिस्ट, और क्या थी? कॉम्युनिस्ट थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर। बहुत सारे अखबारों की वो एडिटर रही और कॉम्युनिस्ट थी। एडिटर की मीनिंग होती है बच्चों, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में कोई, ठीक है, न्यूज़पेपर जो छापते हैं, देते हैं, मतलब वन समवंस राइटिंग फॉर पब्लिकेशन, वन हु प्रिपेयर समवंस राइटिंग फॉर पब्लिकेशन। मतलब ऐसा इंसान, एडिटर किसको कहते हैं? ऐसा इंसान हु प्रिपेयर, जो तैयार करता है, समवंस राइटिंग, किसी की भी राइटिंग को आपने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, उसको हमने अखबार में छाप दिया। तो वन हु प्रिपेयर्स, ये इसकी मीनिंग है किसकी? एडिटर की।
मान लीजिए 4 नंबर यहाँ दे दीजिए, फ़ोन नंबर। तो वन हु प्रिपेयर समवंस राइटिंग फॉर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए, छापने के लिए अगर कोई इंसान किसी की राइटिंग को छाप रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एडिटर कहते हैं। कॉमनिस्ट किसको कहते हैं? कॉमनिस्ट की मीनिंग है हु राइट्स अ रेगुलर आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर और मैगजीन। कोई इंसान जो है न्यूज़पेपर में या मैगजीन में एक रेगुलर आर्टिकल्स लिखता है। अब उसमें कमेंट भी हो सकता है, कोई इवेंट पे, ठीक है, कोई इवेंट पे कोई स्टोरी भी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? कॉमनिस्ट कहते हैं। तो अनीस जंग बहुत सारे अखबार के अंदर एडिटर के तौर पे काम की और कॉमनिस्ट के तौर पे काम की। इसके बाद न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबों की लेखिका थी, बहुत सी किताबें भी वो उन्होंने लिखा। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक, ये जो फॉलोइंग जो ये लेसन आ रहा है जिसका नाम क्या है? लास्ट स्प्रिंग, इज़ एन एक्सपर्ट, उसी का एक पार्ट है, एक्सपर्ट भी पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक टुकड़ा है, फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब जिसका टाइटल क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसी कहानी जिसमें किसी एक बच्चे के बचपने को छीन लिया गया है। बचपने के अंदर जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे एजुकेशन है, केयर है, अटेंशन है, जो बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, उन सब राइट्स से वो बच्चा क्या कर दिया गया है? महरूम कर दिया गया है, ठीक है, वो उससे छीन लिया गया है। हियर, यहाँ पे, यानी कहाँ पे? इस लेसन के अंदर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, एनालाइज करते हैं टू लुक एट और थिंक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ के ऊपर गहन अध्ययन करना, गहराई से देखना, किसी मैटर को बहुत केयरफुली, ठीक है, माइंड करना, समझना, रीड करना। तो यहाँ पे वो एनालाइज करती हैं बहुत ही ध्यान से, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, एक मैटर के ऊपर, ठीक है, केयरफुली स्टडी करती हैं। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, कौन सा मैटर है? ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब ऐसी गरीबी जो कष्टदायक हो, ऐसी गरीबी जो तकलीफ़ दे हो, एंड ट्रेडिशंस, और रस्म व रवाज जो चलन है, विच कंडेम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, वो कंडेम करती हैं कि अगर एक बच्चा अपनी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर दिया जाए, ठीक है, उसकी बुनियादी ज़रूरतें उससे छीन ली जाए और उसको बचपन ही में काम करने पे लगा दिया जाए, तो इस मैटर पे अगर ये काम कहीं पे हो रहा है तो वो उसके लिए क्या नाम है? विरोध कर रही हैं, ठीक है, उसको कंडेम कर रही है। क्लियर? कहानी शुरू होती बच्चों यहाँ से। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं गार्बेज में 1 रुपया पा जा। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं 1 रुपया पा जाता हूँ। कहाँ पे? गार्बेज में, कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है उस जगह पे मैं 1 रुपया पा जाता हूँ। वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछता हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो। whom I encounter every morning, जिससे मैं रोज़ाना मिलता हूँ। इनकाउंटर माने होता है आमना सामना होना, मतलब उस लड़के से डेली मेरा आमना सामना होता है। एनकाउंटर मीन आमना सामना, मीट के माने में है इनकाउंटर, आप मीट भी लिख सकते हैं। मतलब उस लड़के से डेली मैं मिलता हूँ जिसका नाम साहिब है, ठीक है। वो क्या करता है? कूड़ा करकट की जगह पे, ठीक है, उसको उसमें कुछ तलाशता रहता है, कुछ ढूंढता रहता है। तो मैंने पूछा तुम ये काम क्यों कर रहे हो? इस क्राउनिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, इस क्राउनिंग मतलब होता है सर्चिंग फॉर, यहाँ पे दिया है
सर्चिंग फॉर, वो तलाश कर रहा होता है गोल्ड को इन द गार्बेज। गार्बेज कहते हैं बच्चों रबिश को, कूड़ा करकट को, और डम्प्स कहते हैं जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता है। देखिए डम्प्स रबिश हीप, जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता है। तो मैं साहब से पूछता हूँ, साहब जिससे वो डेली मिलता है, वो साहब क्या करता था, कूड़ा करकट की जगह पे, ठीक है, उसमें कुछ तलाश कर रहा होता है। तो एक फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता था वहाँ पे साहब कुछ उसी में तलाश कर रहा है। तो मैंने पूछा कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। अब इसके बाद साहब की का होम टाउन कहीं और है, उसका घर कहीं और है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि साहब लेफ्ट हिज होम, साहब अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, साहब बहुत पहले अपने घर को अलविदा कह दिया है। सेट अमिड्स, और सेट हो गया है, अमिड्स होता है मिडल, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका का जो हरा भरा मैदान है उसी के बीचों बीच में वो अपना एक टेम्प्रोरी घर बना लिया है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब जो साहब का घर है वो बर्बाद हो गया है, वो वीरान हो गया है, ऐसे हादसे का शिकार हो गया है कि अब उसकी याद की एक झलक भी उसके माइंड में नहीं आ रही है। मतलब उसका अब उसके घर की अब याद उसको नहीं आ रही, डिस्टेंट मेमोरी, मतलब द पर्सनस होम हैज़ बीन लॉस्ट, उस साहब का घर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है, खो गया है, बर्बाद हो गया है, अबेंडोन्ड, वीरान हो गया है। टू सच इवन अ फेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके माइंड के अंदर उसकी छोटी सी या हल्की सी, ठीक है, इमेज भी नहीं आ रही, मतलब अब उसको घर की याद सताती नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म से, उस ज़माने में बहुत सारे तूफ़ान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो उनके खेतों को, उनके घरों को रिमूव्ड अवे, एलिमिनेटेड कंप्लीटली, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ कहती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही वजह, दैट्स वाई का मतलब होता है यही वजह है, दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न दे लेफ्ट, उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और छोड़ करके लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में जाके सेट हो गए। किस लिए, लुकिंग फॉर गोल्ड, ताकि वो रोज़ी रोटी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए, अपने ज़िंदगी के शबो रोज़ को, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए बिज़ी इन पिकिंग गार्बेज, कूड़ा करकट को बीनने लगे। जब इंसान को कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तो वो जो भी काम उसको दिखाई देता है वो करने पे मजबूर हो जाता है। इसके बाद वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पे अब ये लोग रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, देखिए अब ये जवाब आया, किसका जवाब, जो उसने पूछा था, उसने पूछा था वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। उसका जवाब साहब दे रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा मुझे कुछ करने को नहीं आता, मतलब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन टू पिक, ठीक है, गार्बेज, टू पिक गोल्ड फ्रॉम गार्बेज, ठीक है, डंप से, मतलब कूड़ा करकट के बिरने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ही मटर्स, ही मटर, मटर मीन कहता टू स्पीक इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज़ में उसने जवाब दिया। लुकिंग अवे, आगे बढ़ते हुए, सीधे उसको देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हारी तो उम्र है स्कूल जाने की तो स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। आई से ग्लिबली, मैंने तो ये कह दिया कि भाई स्कूल जाओ, ये
मतलब अनीस जंग हैं, अनीस जंग बोल रही हैं भाई यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। अगर आई से उसने जैसे ही कहा तो आई से ग्लिबली लैक ऑफ केयरफुल थाट रियलाइजिंग इमीडिएटली, मतलब अनीस जंग खुद महसूस कर लिए कि यार ये मैंने जो मशवरा दिया है वो मशवरा कैसा बहुत सॉलिड नहीं है, बल्कि एक लैक ऑफ केयरफुल थाट, इसके अंदर केयरफुल थाट की कमी है। भाई स्कूल कैसे कोई जाएगा, पैसा दीजिए, किताब दीजिए, उसको मौका दीजिए, ठीक है, उसके घर की सारी ज़रूरत को आप पूरी कर दीजिए, ये लड़का स्कूल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रियलाइजिंग इमीडिएटली उसने फ़ौरन महसूस कर लिया कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये कितना खोखला मैंने उसको मशवरा दिया है, ऐसा मशवरा मैंने दिया है जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, ऐसा मशवरा जो मीनिंगलेस है। भाई किसी को मशवरा अगर देना था तो आप वो बंदा किस वजह से मजबूर हुआ है कूड़ा कबाड़ा बीनने के लिए, आप उसकी मजबूरी को सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल वो पढ़ने के लिए, ठीक है, जो कहा गया है कि क्या नाम है, गेट एजुकेशन इवन यू हैव टू मूव टू चाइना, भाई एजुकेशन को प्राप्त करो अगर तुम्हें चाइना क्यों ना जाना पड़े। तो चाइना इज़ ए मतलब इंडिकेट्स अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है, उतना दूर जाने के लिए इंसान के पास उतने वसाइल रिसोर्सेज होने चाहिए। इसीलिए राइटर का जो एडवाइस था वो बहुत ही खोखला था, बहुत ही हालो था, ठीक है, ऐसा मशवरा जिसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। रुको भैया रुको। इसके बाद अगला है बच्चों, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name, Sahib Alam. He announces he doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roamed the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like a morning birds. यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था कि तुमको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, ठीक है, तो उसने कहा कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देखिए देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट याद रखिएगा, इस देयर का नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे ये आया है। जैसे कहा जाए कमरे में एक पंखा है तो देयर इज़ ए फैन इन द रूम, कमरे में 40 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, बस में 2 मुसाफिर हैं, देयर आर 2 पैसेंजर्स इन द बस। तो यहाँ पे देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर कोई बनाएगा तो मैं आऊँगा, अगर कोई शुरू करता है या जब लोग बनाएंगे तो डेफिनेटली आई विल कम एंड टेक एडमिशन इन दैट स्कूल। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, क्या अगर मैं स्कूल बनाऊं, अगर मैं एक स्कूल की शुरुआत करूं तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ये बात मजाक में कही, ठीक है, मैंने ये बात मजाक में कही, हंसी में कही। यस, उसने कहा, ही सेज, किसने कहा, साहिब आलम ने कहा। यस, स्माइलिंग ब्रॉडली, जनरली मुस्कुराते हुए, एक बड़ी स्माइल देते हुए, चेहरे पे एक मुस्कान लाते हुए उसने कहा, यस, नो डाउट, श्योरली, ठीक है, डेफिनेटली, इफ़ यू विल बिल्ड आई स्कूल आई विल कम एंड आई विल टेक एडमिशन। इसके बाद अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद,
कुछ दिनों के बाद आई सी हिम, यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं देखता हूँ उसको, लेकिन चूंकि स्टोरी चल रही है, कुछ दिन के बाद आई सॉ हिम, मैंने देखा, रनिंग अप टू मी, तेज़ी से मेरी तरफ चला आ रहा था। क्या पूछा? इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टाइम, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। बच्चे, स्कूल को बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है, ये एक लंबा प्लान होता है। स्कूल को बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है। आई से एम्बैरेस्ड, मैंने ये बात कही, कैसे कही? एम्बैरेस्ड मीन होता फीलिंग अशेम्ड, शर्म महसूस करते हुए, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, मतलब मुझे लज्जा आ रही थी, मुझे शर्म आ रही थी, ये बात कह रहा था। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, किस बात पे वो शर्मिंदा हो रही थी जानते हो? एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि उसने एक ऐसा वादा कर लिया था, एक ऐसा वादा कर ली थी। कौन? अनस जंग नहीं, अनीस जंग। अनीस जंग ने एक ऐसा वादा कर ली थी, दैट वाज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब देखिए, बेहयाई है, बेशर्मी की बात है, नहीं बोलना चाहिए, बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, जैसे मैं वादा की हूँ, बहुत सारे लोग वादा करते होंगे, तो जैसा मैं वादा की हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस खाली दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। यानी जंग की मतलब बेहयाई वाली बात है, नहीं कहना चाहिए भाई। कोई खाली वादा करे उससे क्या मतलब? तुम्हारे अंदर अपना एक क्वालिटी होनी चाहिए, तुम खाली वादा नहीं कर सकते। कहा गया कि फुलफिल योर प्रॉमिस, ठीक है, अपने वादों को क्या करिए? पूरा करिए। तो अभी जंग कर रही है, लेकिन वादे लाइक माइन, मेरे जैसे वादे, मैंने जो वादा की है, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, इस खाली, ब्लीक माने होता है ब्लैंक, ब्लैंक, इस खाली दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कई महीनों से उसको जानने के बाद, क्योंकि अब आमना सामना हो रहा है ना, बहुत सा महीना गुजर गया जिसमें हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो गए, एक दूसरे से रिकग्नाइज हो गए। तो कई महीनों से, ठीक है, साहिब आलम को जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, एक्चुअल में कहानी चल रही है बच्चों, तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे उसका नाम, क्या बताया? साहिब आलम। देखिए, ये प्योर उर्दू वर्ड है। आलम माने दुनिया, साहब माने मालिक, साहब आलम। उसने क्या बोला? साहब, ही अनाउंसेस, उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, ही आंसर्ड, ठीक है, उसने जवाब दिया कि मेरा नाम, माई नेम इज़ व्हाट? माई नेम इज़ साहब आलम। ही डजंट नो, वह नहीं जानता था, ही डजंट नो, वो नहीं जानता था, व्हाट इट मीन्स, साहब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे एस बढ़ा लीजिएगा, ना 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 सॉरी, नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना? क्योंकि पास्ट में आया है। इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता, अगर उसे मालूम होता, इट्स मीनिंग, उसके नाम की मीनिंग, जिसका मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मालिक, लॉर्ड माने मालिक, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, कायनात, कायनात का मालिक, खालिक कायनात, ब्रह्मांड का रचयिता, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर उसे ये पता होता तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, तो वो यकीन नहीं कर पाता, मुश्किल से यकीन करता, उसे यकीन ही नहीं आता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इससे उसे मालूम ही नहीं था कि उसके नाम की मीनिंग क्या होती है, उसको पता ही नहीं था कि मेरे नाम की मीनिंग क्या होती है। अनअवेयर का मतलब बेखबर, अनअवेयर का मतलब बेखबर, किस चीज़ से बेखबर? अपने नाम की मीनिंग से बेखबर। अपने नाम मतलब ही डजंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिज नेम, ये ही डजंट नो, ठीक है। तो अपने नाम की मीनिंग से बेखबर हो करके ही रोम से,
रोम मीन देखिए यहाँ पे लिखा है टू वॉक और ट्रेवल विथ नो पर्टिकुलर प्लान आर एम, मतलब चलते जाना, टहलते जाना, घूमते चले जाना बगैर किसी मकसद के, दिशाहीन का शिकार हो जाना। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स हिम, अपने नाम की मीनिंग से बेखबर हो करके ही रोम द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमता था। किसके साथ? विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, उसके दोस्त कैसे? आर्मी मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब उन बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन कैसे थे? नंगे पैर, मतलब उन बच्चों, वो बच्चे जो नंगे पैर थे, उन्हीं बच्चों के साथ वो गलियों में घूमता फिरता रहता था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और जो कभी कभी दिख जाते थे। कैसे दिख जाते थे? लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह में चिड़ियाँ अपने खाने पीने की चीज़ों को तलाश करने के लिए निकल पड़ती हैं। ठीक है ना? तो गलियों में, ठीक है, नंगे पैर जो बच्चे निकल पड़ते थे, उन्हीं के साथ ये साहिब आलम भी निकल पड़ता था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यहाँ तक हुआ था लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर, डिसअपियर माने गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। एंड डिसअपियर एट नून, दिन में निकल जाते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ से, कई महीनों के बाद, आफ्टर मेनी मंथ से, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिए, जान लिए, एक दूसरे से वाकिफ़ हो गए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रही है कौन? अनीस जंग, वाई अरेंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली जवाब दिया क्योंकि मेरी माँ अलमारी से निकाल कर नहीं देती है, ताक में से निकाल के नहीं। ये शेल्फ कहते हैं जो दीवार में, ठीक है, लकड़ी का या मिट्टी का या ईंट का जो ताक बनाया जाता है, अलमारी बनाया जाता है, ड्रॉवर बनाया जाता है, उसको शेल्फ कहते हैं। क्योंकि मेरी माँ जो है शेल्फ से निकाल करके नहीं दी, इसलिए मैं नहीं पहना। उसके बाद है इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another who is wearing shoes that don't match। अगर माँ ने चप्पल दे भी दी किसी बच्चे को, कुछ बच्चों की कहानी ऐसी है कि अगर माँ अपने बच्चे को चप्पल दे भी दी तो he will throw them off, वो क्या करता? उसे फेंक देता। वो उसे क्या करता? he will throw them off। अगर किसी बच्चे को उसकी माँ चप्पल देती भी थी तो बच्चा उठा के फेंक दे। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़, ये दूसरे लड़के ने कहा हु इज़ वेयरिंग शूज़, जो ऐसा जूता पहना था। इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कौन? नहीं, इवन इफ शी डिड, अगर वो अलमारी से निकाल के माँ किसी बच्चे को, कुछ बच्चों की कहानी ऐसी है, मतलब देयर आर सम स्टूडेंट्स इफ दे विल बी प्रोवाइडेड बाय मदर शूज, तो क्या करता? वो पहनता नहीं था बल्कि उठा के फेंक देता था। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग, ये दूसरे लड़के ने कहा, किसी का जवाब दिया जो ऐसा जूता पहना था दैट डोंट मैच, जो मैच नहीं कर रहा था, या तो कलर फर्क था या कोई छोटा था कोई बड़ा था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पे कमेंट किया कि अरे यार अपना जूता देखो कैसा पहने हुए, जब मैंने इस पे कमेंट किया तो ही शफल्स हिज फीट, वो अपने पैर को मिलाने लगा, फेर बदल करने लगा, एक्सचेंज करने लगा। एंड सेज नथिंग, लेकिन कुछ बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का जो मौजूद था उसने बोला कि भाई आई वॉन्ट शूज़, मुझे शू की ज़रूरत है,
मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। वो लड़का ऐसा था जो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक जोड़ी जूता कभी पहना नहीं था, कभी हासिल नहीं किया था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग, मतलब कंट्री का पूरा चक्कर लगाते हुए मैंने क्या देखा कि बच्चे जो है वॉकिंग बेयर फुट। बच्चे किस कंडीशन में थे? बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे थे इन सिटीज़, शहरों में, विलेज, गांव के रोड पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी का मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसों की कमी थी, बट अ ट्रेडिशन, बल्कि एक रवाज था, एक आदत थी, एक माहौल था, एक इन्वायरमेंट था टू स्टे बेयर फुट, जो उन बच्चों को नंगे पैर रखे हुए था। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इस पूरे सवाल का एक जवाब ये है कि मतलब एक एक्सप्लेनेशन ये है, एक मसले का हल ये है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी आदत में शामिल थी। आई वंडर, मुझे हैरत है, मुझे ये कंप्लीट हो सेंटेंस। मुझे हैरत है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट। देखिए ये यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, ठीक है, सही है। If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, यही एक वजह है, यही एक एक्सक्यूज़ है टू एक्सप्लेन अवे, जो एक्सप्लेन किया जा सकता है अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वो जो लगातार हालत थी, जो उनकी कंडीशन थी, उसको क्या नाम है, सॉल्व करने के लिए ये एक वाहिद, एक सिंगल एक्सक्यूज़ है। क्लियर? तो उनकी जो लगातार गरीबी की दशा थी, परपेचुअल मीन होता है कांस्टेंट, लगातार, ठीक है। एक्सप्लेन अवे, वो गरीबी की दशा को एक्सप्लेन करने का एक एक्सक्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम कल आई रिमेंबर से, आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी। ओडीपी एक जगह का नाम है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे एक आदमी की कहानी कल हम लोग पढ़ेंगे।